नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तीपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम इस समय कुछ साइंस के टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो जाएगा हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों पे। तो चलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से फेफड़े जो हैं किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट के अंदर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बताएं कि हमने पहले भी कहा और आज भी करें कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, हमें जहाँ से भी नॉलेज मिले हमें लेनी चाहिए। तो चलिए हम बिना देर लगाए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे एडवांस में आप जो फेफड़े हैं उनका चित्र बना के रखा हुआ है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसके जो हमारे फेफड़ों के मतलब फेफड़ों से स्टार्टिंग होती कहाँ से। चलिए ये देखिए, आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि स्वर यंत्र क्या होता है, जिससे हमारी स्वर यानी कि आवाज निकलती है। वायुनाल का अर्थ होता है कि जिससे हमारी वायु जो है हमारे बॉडी पार्ट में प्रवेश करती है। आगे हमारा है उपास्थि के छल्ले। ये क्या है? उपास्थि के छल्ले इनको बोला जाता है। आगे ये है हमारा फेफड़े। ये दो देखिए, ये यहाँ पे ये फेफड़े हैं। ये है दाया फेफड़ा, ये है बाया फेफड़ा। इसे फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, ये जो देखिए कोई चीज होती है उसका क्या होता है, आवरण जरूर होता है। यदि कोई चीज हो कि उसका आवरण जरूर, तो इसका भी आवरण तो होता है। उसे क्या कहते हैं? बाहरी झिल्ली, जिसके बारे में हम अभी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे जो ये बाया वाला जो बाया फेफड़ा होता है, इसके अंदर देखिए उपानलिकाएं उपनलिकाएं पाई जाती हैं। ये यहाँ पे आपकी रहती है श्वसनी। तो चल आप लोगों ने अच्छी प्रकार से देख लिया है कि किस प्रकार से हमारे फेफड़ों का फिगर होता है। यहीं पे जो है क्या हार्ट है, यहीं पे स्थित होता है, यानी कि हृदय। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो हृदय है ये किस प्रकार से अपना कार्य हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत करते हैं और इनका क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए हम आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस लिए हम फेफड़ों को जानते हैं और ये अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेंगे, फेफड़े। फेफड़े। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो फेफड़े हैं वो आखिर होते क्या हैं और इनका कार्य किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे क्या करते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण। यहाँ पे लिख लीजिए, फेफड़ों द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है या फिर होता है। ठीक है, शुद्धिकरण होता है ये क्या है? जो ये फेफड़े हैं ये हमारे अशुद्ध रक्त जो है उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो फेफड़े हैं ये जो बाहरी वायु लेते हैं, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मिश्रित होता है। क्या होता है इसमें ऑक्सीजन मिश्रित होती है। ये क्या करती है? इसमें ऑक्सीजन मिश्रित होती है। और क्या है इनका? फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? इनका फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य इसका होता है
वातावरण से प्राणवायु को लेकर रक्त में मिलाना या प्रवाहित करना, रक्त में मिलाना। और क्या करना, जब ये रक्त में मिल जाती है तो इसमें क्या होता है, जो रक्त से क्या होता है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन तो हमारा हो जाएगा O, और अगर हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा, CO2। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में पहुंचाता है, देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये जो फेफड़े हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो वातावरणीय वायु है, जो ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है, हमारी मतलब श्वास के द्वारा ये क्या करती है, हमारे शरीर में प्रविष्ट कराती है, और हमारे रक्त परिसंचरण का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से रक्त जो हमारी पूरी बॉडी में अपना कार्य करता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्या ये फेफड़े क्या करते हैं, ये बाहरी वायु को प्राणवायु बोले तो ऑक्सीजन, जिससे हमें प्राण मतलब जिससे हम जिंदा हैं, ठीक है। क्या करता है, ये बाहरी वायु को लेकर हमारे जो रक्त परिसंचरण है यानी रक्त में मिला देता है। रक्त की जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, हमारे जो वातावरण है उसको प्रदान कर देता है, यानी कि उसको दे देता है। देखिए, हमें पेड़ों से मिलती है ऑक्सीजन, जिसकी हमें जरूरत होती है, और हमसे क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसका पोषण कौन करता है, वो होता है जो पेड़ जो होते हैं, वो उनका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों का भोजन माना जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। इसमें फेफड़े कितने होते हैं, फेफड़े हमारे 2 खंडों में विभाजित हैं, विभक्त हैं, या फिर कह लीजिए खंडों में विभक्त हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। होता क्या है, ये जो दायां फेफड़ा होता है इसमें क्या है, 3 खंड होते हैं। दाएं में 3 खंड तथा बाएं में 2 खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं। देखिए, होता क्या है, ये देखिए हमारे 2 फेफड़े होते हैं, एक होता है दायां, एक होता है बायां। जो दायां होता है, दाहिना यानी कि होता है, उसमें क्या होता है, 3, ये क्या है, 3 खंडों में विभाजित। आप लोगों ने देखा था अभी इस प्रकार से ये दायां बना था, ये दायां फेफड़ा बना था, इसमें क्या इस प्रकार से ये था 3, 1 2 3 पार्ट में ये विभाजित था। और जो क्या बायां वाला जो बायां होता है वो क्या, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति में, यदि आप कह लीजिए किसी व्यक्ति में यदि उसमें 1 फेफड़ा है तो वो जीवित रह सकता है। यदि उसको
यदि जो व्यक्ति होता है उसके ये दोनों फेफड़े कार्य करना बंद कर दें, ये दोनों फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर वो मतलब किसी भी कारणवश ना हो, तो क्या होता है, इंसान कुछ कुछ क्षण ही जिंदा रह सकता है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है और वो जिंदा फेफड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? जब फेफड़े ही नहीं होंगे तो हम श्वास कहाँ से लेंगे, श्वास कहाँ जाएगी, श्वास कहाँ जाएगी, रक्त को शुद्धिकरण कौन करेगा? जब रक्त हमारा शुद्ध ही नहीं होगा तो क्या होगा? मृत्यु ही हो जाएगी। जब परिसंचरण तंत्र ही नहीं से कार्य करेगा तो क्या होना? सामान्य सी बात है, उसकी मृत्यु हो जाना। तो चलिए, आप लोगों ने इसमें क्या, दाएं में 3 खंड पाए जाते हैं और बाएं में 2 खंड पाए जाते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि इसकी क्या है, ये क्या है, सबसे अधिक कोशिकाएं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार से होती हैं। आई होप मैंने जो आप लोगों को यहाँ तक एक एक मतलब जो हम सीरियल बाय सीरियल आपको पढ़ा रहे हैं, आप वैसे ही अपनी कॉपी पे एक एक पॉइंट आपको लगे कहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप नोट करते जाइए। चलिए अब आगे हम आप बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको बताएंगे कि सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे अधिक कोशिकाएं क्या होता है सबसे अधिक कोशिकाएं? इसमें क्या होता है, जो रोमक नामक जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। कौन सी? रोमक कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में क्या होता है, म्यूकोसिलरी और क्या होता है, एस्केलेटर म्यूकोसिलरी और एक्सकेलेटर क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसका कार्य क्या होता है, ये प्राथमिक रक्षा करता है। हम प्राथमिक रूप से किसकी? हमारे फेफड़ों की। प्राथमिक रूप से फेफड़ों की रक्षा करता है। मतलब क्या होता है, मतलब उस पे जो मल चढ़ जाता है उसको क्या करता है, ये मल को हटाता है। ये मलबा को हटाने का कार्य करता है। क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, वो ये यहाँ पे क्या है, हमारे जो फेफड़ों में सबसे अधिक कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं, तो वो कोशिकाएं हमारी रोमक कोशिकाएं, उनको क्या बोलते हैं, रोमक कोशिकाएं। जो क्या करती हैं, इसमें होता क्या है, जो ये रोमक कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे प्रचुर मात्रा में होती हैं। किसमें? प्रचुर मात्रा में हमारे फेफड़ों में स्थित होती हैं। उसमें क्या होता है, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एक हमारी क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसिलरी और एक्सेलेटर। उसमें क्या, इसको क्या नियंत्रित करता है, यानी कि उसको कंट्रोल में रखती हैं। आगे क्या है, प्राथमिक रूप से फेफड़ों की रक्षा करती। ये क्या, प्राथमिक का मतलब पहले नंबर पे ये क्या करती हैं, हमारे जो फेफड़े हैं उनकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। आगे क्या है, मतलब रक्षा करने का मतलब क्या है, मलबा को हटाने का कार्य करते हैं। यानी कि जब
यदि हमारे फेफड़ों के मलबा जम जाता है या फिर कहीं किसी प्रकार से मलबा आ जाता है, उसको क्या करती है, उससे हटाने का कार्य करती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बाहरी झिल्ली किस प्रकार से होती है। हमारे फेफड़े की बाहरी झिल्ली, जो देखिए कोई भी चीज होती है वो उसका आवरण जरूर होता है, तो यहीं पे हम लेंगे हमारे जो फेफड़े हैं उसको, उसकी बाहरी झिल्ली। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली यहाँ पे आप लिख लीजिए बाहरी आवरण। बाहरी आवरण, बाहरी आवरण जो फेफड़ों यानी कि या फिर फुसफुस कह लीजिए, फेफड़ों को ढकती हैं। क्या करती हैं? ढकती हैं, ढकती हैं या फिर ढके रहती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं जिन्हें क्या हम कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये क्या करता है? बाह्य आवरण वक्ष का डायफ्राम, बाह्य आवरण वक्ष का डायफ्राम के पास रहता है। डायफ्राम के पास रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरा कहते हैं। आगे है, जबकि आंतरिक झिल्ली क्या होती है? ये क्या, ये बाहरी है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो कि फेफड़ों से घनिष्ठ रहती है। क्या करती है? जो कि फेफड़ों, जो क्या करती है? जो हमारे फेफड़ों को क्या घनिष्ठता रहती है, फेफड़ों को घनिष्ठता रहती है, विसरल प्लूरा है। ये इसे क्या बोलते हैं? ये हो जाती है हमारी विसरल प्लूरा है। इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोल लेते हैं विसरल प्लूरा। देखिए प्यारे दोस्तों, बाहरी आवरण जो फेफड़ों को ढकती या फिर ढकी रहती है, जिन्हें हम प्लूरा कहते हैं। जो बाहरी आवरण है, जो हमारे फेफड़ों का बाहरी जो आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा के नाम से जानते हैं। आगे क्या होता है? ये बाह्य आवरण वक्ष का डायफ्राम के पास रहता है। ये क्या करता है? हमारे जो बाह्य आवरण होता है उसका क्या होता है? उसमें जो वक्ष का डायफ्राम होता है उसके पास रहता है, जिससे पेराइटल प्लूरा कहते हैं। देखिए, जो आवरण होता है उसको प्लूरा कहते हैं। जो वक्ष डायफ्राम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
पेराइटल प्लूरा, जबकि आंतरिक झिल्ली को जो फेफड़ों का घनिष्ठता रहती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं। जो जो आंतरिक यानी कि जो अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें उसको क्या फेफड़ों की घनिष्ठता, उसको घनिष्ठता मतलब घनिष्ठता का अर्थ ले लीजिए कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर स्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। चलिए अब हम बात करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारे जो है फेफड़ा है। चलिए पहले दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसका अगला पॉइंट एल्वियोली। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि एल्वियोली जो होता है वो क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको कि एल्वियोली जो होता है वो क्या करता है। एल्वियोली वह भाग है जहां पर हमारे फेफड़े व रक्त श्वास लेने व श्वास छोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, छोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए एल्वियोली वह भाग है हमारे फेफड़ों का जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फेफड़े व रक्त है इसमें क्या होता है, सांस लेने व छोड़ने की क्रिया को करता है। किस प्रकार से, यदि हम लेंगे इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, इसे बोलेंगे ऑक्साइड और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब हम बाहर से सांस अंदर की ओर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर उसके बदले में हम जब ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, जब रक्त हमारा है उसमें क्या है, जो हमारी बाहरी जो कह लीजिए वायु, प्राणवायु से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राणों में सम्मिलित होती है, इसके बिना हमारे प्राण नहीं होते, इसीलिए। तो ये क्या करती है, प्राणवायु क्या करती है, हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर जो रक्त है उसमें मिल जाती है, रक्त में मिल जाती है और पूरे शरीर में परिसंचरण की क्रिया को कराती है। और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वे क्या करती है, उसको लेकर के बाहर की ओर आ जाती है। वो तो क्या होता है, जो बाहरी पेड़ पौधा है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है उनको ये कार्बन ऑक्साइड बदले में दे देती। देखिए उससे हमने जो बाहरी वातावरण है उससे हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन ली और बदले में क्या दिया, बदले में उसको दी है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ पे काम इन लोगों का बराबर होता है कि देखिए ये जो बाहर की है इस पे लेने का कार्य करती है, क्या है, बाहर मतलब छोड़ने का कार्य करती है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है कि किस प्रकार से जो एल्वियोली, जो अभी आप नहीं बोलेंगे, आप अगर आ जाएगा कहीं पे कि एल्वियोली क्या होता है तो आप बता देंगे कि एल्वियोली वो होता है जो क्या करता है, हमारे श्वास हम फेफड़ों द्वारा सांस लेने व रक्त द्वारा क्या सांस छोड़ने का कार्य करती है एल्वियोली। चलिए हम आगे कर बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट। अब हम आपको बताएंगे कि फेफड़े जो हैं वो स्थित कहाँ हैं, यानी कि कहाँ पे ये रहते हैं, बॉडी पार्ट में कहाँ पे है इनका मकान आखिर फेफड़ों का। तो यहाँ पे डाल लीजिए स्थित। अब लिखिए अब यहाँ पे आप लिखिए कि हृदय के प्रत्येक वक्ष हृदय के प्रत्येक देखिए हृदय के प्रत्येक तरफ आपकी छाती, हृदय के प्रत्येक तरफ आपकी छाती गुहा के अंदर
छाती गुहा के अंदर होते हैं। क्या होता है? अंदर होते हैं। जो क्या कहते हैं? जो श्वसन प्रणाली, जो श्वसन प्रणाली, जो श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग, का मुख्य अंग, का मुख्य अंग दाएं और बाएं, दाएं और बाएं पालियों में स्थित, पालियों में होते हैं, होते हैं। क्या होता है? ये जो हमारा हृदय, ये जो हमारे फेफड़े हैं, ये क्या करते हैं? हमारा जो हृदय है, यानी जो हमारा हार्ट है, उसमें क्या होता है? क्या होता है? ये प्रत्येक तरफ आपकी छाती, मतलब जो प्रत्येक तरफ आपकी ये जो छाती है, जिसे हम सीना बोलते हैं, क्या होता है? गुहा के अंदर, प्रत्येक छाती के गुहा के अंदर, ये बाहर नहीं, ये जो हमारे, आप लोग उसमें देखिए, जब फिगर कंकाल उसका बना होता है फेफड़ों का, ऐसे मुंह को सब मिला के, तो क्या होता है उसमें? उसके जो हमें ऊपर से ही दिखाई पड़ता है, ये जो अंदर, यहाँ पे अंदर जो होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे जो है हमारे छाती गुहा के अंदर स्थित होते हैं क्या? फेफड़े। और क्या? जो श्वसन प्रणाली का, जो जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, जहाँ पे श्वास लेने का प्रमुख अंग है, वहीं पे, ठीक वहीं पे ये हमारे जो फेफड़े हैं, वो क्या करते हैं? स्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? दाएं व बाएं पालियों में ये क्या करते हैं? एक देखिए, दो पालियों में बटे होते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, दाईं पाली और बाईं पाली। होता क्या है ये दाईं पाली? दाईं में 3 पार्ट होते हैं और बाईं में 2 पार्ट होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको। अब आपको पता चल गया कि जो फेफड़े हैं ये कहाँ पे स्थित होते हैं। अब आपसे ये कोई पूछे कि हमारे बॉडी पार्ट में फेफड़े कहाँ पे स्थित हैं, तो आप बता देंगे कि आपका जो हार्ट है, उसके अंदर जो वो छाती गुहा बोलते हैं, जिसे, वहां पे स्थित है। अब हम बात करेंगे कि इसकी फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको क्या बोलते हैं? सबसे, यहाँ पे लिख लो, फेफड़ों की सबसे छोटी क्या इकाई, इसे क्या बोलते हैं? जो हमारी ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ। क्या? वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्या? कूपिकाएं, कूपिकाएं। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या है? ये जो हमारे ये फेफड़े हैं, इसमें क्या सबसे यदि छोटी कोई इकाई है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वायु कोष्ठ या फिर कोपिकाएं कह के सम्मानित करते हैं, या फिर कोपिकाएं उनको बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे बॉडी पार्ट के अंदर रक्त पहुंचाने वाले अंग कि कौन कौन से वो ऐसे अंग हैं जो हमारे फेफड़ों में रक्त को पहुंचाते हैं। चलिए, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाले अंग। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं, इसमें जो रक्त पहुंचाता है वो किस प्रकार से, वो कौन से अंग हैं आखिर जो हमारे फेफड़ों को रक्त पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कि फुफ्फुसीय धमनी, जो दाहिने नीले से, नीले में कौन सा रक्त होता है? उसमें अशुद्ध ही होता है, नहीं, अशुद्ध नहीं होता है। वो क्या करता है? ये जो हमारा आलिंद होता है, क्या करता है? शुद्ध रक्त नीले को प्रदान करता है ना। तो उसमें जब अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो क्या करता है? जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी,
जो दाहिने नीले से क्या करती हैं, दाहिने नीले से अशुद्ध रक्त, दाहिने नीले से अशुद्ध रक्त O2 रहित, ऑक्सीजन मतलब रहित, O2 रहित हमारे फेफड़े तक पहुंचाती हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर रक्त कह लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो रक्त कृपिकाएं क्या होती हैं, कृपिका, जो रक्त कृपिका से सटे, रक्त कृपिका से सटे जो कोशिकाएं क्या होता है, कोशिकाएं क्या करती हैं, से होकर गुजारा क्या करता है, ये जो रक्त होता है क्या करता है, हमारी यहाँ पर रक्त कपिका से सटे कोशिकाओं से क्या करता है, गुजरता है, कोशिकाओं से होकर गुजरता है और श्वसन चक्र के हिस्से के रूप में श्वसन चक्र के हिस्से के रूप में O2 यानी कि ऑक्सीजन O2 युक्त हो जाता है, देखिए जो हमारे फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाले अंग हैं वो क्या हैं, फुफ्फुसीय धमनी जो दाहिने नीले से अशुद्ध रक्त यानी कि O2 रहित हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। क्या अशुद्ध रक्त क्या है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है, उसमें क्या जो फेफड़े होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन मिला के रक्त को शुद्ध कर देते हैं, है क्या। आगे यहाँ पर रक्त कृपिका से सटे कोशिकाओं, जो हमारी रक्त कृपिका होती है उससे सटी क्या कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं से होकर गुजरता है, जो सटी कोशिकाएं उससे होकर गुजरता है तो क्या होता है, और श्वसन चक्र के हिस्से के रूप में, श्वसन चक्र हमारी श्वास आती जाती है उसके हिस्से के चक्र यानी कि जो चक्रवत में तो जो चलती रहती है ना चक्र के हिस्से से रूप में O2 युक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन युक्त हो जाता है यानी कि ये जो रक्त है वो हमारा एकदम से शुद्ध हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति है यदि वो कार्य करेगा, यदि उसकी एनर्जी जो है वो खर्च होगी तो उसको जरूरत तो होगी, ठीक है, तो हमें ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है, तो हमारे फेफड़ों को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, बोले तो खाने की जरूरत होती है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं ये किस प्रकार से अपना भोजन करते हैं या फिर इनको कौन भोजन कराता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये जो फेफड़े हैं वो किस प्रकार से क्या रक्त पहुंचाने वाले अंग होते हैं। फेफड़ों में कौन से रक्त जो अंग हैं जो रक्त फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फेफड़ों को कौन खिलाता है। तो लिख लीजिए फेफड़ों को धमनी खिलाती है। कौन खिलाता है? धमनी खिलाती है। अब आगे लिखिए फेफड़ों को क्या धमनी खिलाती हैं, तो किस प्रकार से खिलाती हैं, किस प्रकार से उसका मतलब फेफड़ों का पोषण करती हैं, कौन धमनियां। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप जानेंगे किस प्रकार से।
होता गया है इसमें ये जो मुख्य फुफ्फुसीय धमनी, मुख्य फुफ्फुसीय धमनी और बाद में दायां और बाद में दायां व बायां, दायां व बायां होता क्या है, दायां व बायां फुफ्फुसीय धमनियां मध्य फुफ्फुसीय धमनियां मध्य, फुफ्फुसीय धमनियां मध्य, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य मीडिया स्तनीय, स्तनीय कर लीजिए, क्या है, मीडिया स्तनीय के भीतर बैठती हैं, क्या करती हैं, के भीतर बैठती हैं। और क्या होता है, ये क्या करती हैं, चार कक्षीय, कहते हैं चार कक्षीय हृदय के दाएं, हृदय के चार कक्षीय, जो हमारा हृदय है वो चार कक्षीय होता है ना, चार कक्षीय हृदय के दाएं, हृदय के दाएं वेंट्रिकल से दाएं वेंट्रिकल से उत्पन्न व रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, वेंट्रिकल से उत्पन्न रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, लिखिए पहुंचाती हैं या फिर पहुंचाने का कार्य करती हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं इनको भोजन कौन देता है, तो इनको भोजन क्या फुफ्फुसीय क्या कहते हैं, मुख्य फुफ्फुसीय धमनी और बाद में दायां व बायां फुफ्फुसीय धमनियां मध्य मीडिया स्तनीय के भीतर बैठती हैं, क्या मीडिया स्तनीय है उसके क्या है, भीतर की ओर बैठती हैं। और क्या आता है, चार कक्षीय हृदय के दाएं वेंट्रिकल, हमारा हृदय कितने कक्षों में बटा है, तो हमारा चार कक्षों में हमारा हृदय जो है बटा है। तो क्या करती है, चार कक्षीय दाएं वेंट्रिकल से लेकर क्या करती हैं, से उत्पन्न, जो हमारा दाएं वेंट्रिकल इसमें क्या होता है, हमारा शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है, क्या करते हैं, वेंट्रिकल से उत्पन्न रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक खूब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हमारा जो हृदय है हमारे जो फेफड़े हैं वो किस प्रकार से होते हैं। यदि हम बात करें, आपको 2 पॉइंट यहाँ पे हम बताते हैं, यदि हम बात करें इसके वजन की, कि फेफड़े का आखिर वजन कितना है, क्या आप लोगों को पता है कि फेफड़े का वजन कितना है, तो फेफड़े का वजन हमारा है 650 ग्राम। ये किसके अनुसार है, जो अमेरिका अमेरिका लंग एसोसिएशन है उसके मुताबिक हमारा जो फेफड़ा है उसका वजन इतना है। फेफड़ों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाल लीजिए अध्ययन। फेफड़ों के अध्ययन को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। अब आपसे यदि कोई पूछेगा कि हमारे फेफड़े जो है उनका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा आता है पल्मोनोलॉजी के अंतर्गत हमारे फेफड़ों का है जो अध्ययन आता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ
तथ्य रह गए हैं जो हम इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से ये है। देखिए होता क्या है, जो अगला हमारा इसमें पॉइंट आएगा वह आएगा फेफड़ों के दर्द। फेफड़ों के दर्द। देखिए फेफड़ों के दर्द आखिर होते क्या हैं। आप लोगों ने देखा हो कि क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं और सांस लेते हुए छोड़ते हैं। तो क्या करता है, एक तरफ लेटते या फिर कई घंटों तक एक ही जॉब करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही पास बैठे रहते हैं। वो क्या करता है, हमारे फेफड़ों के अंदर से ये दर्द नहीं होता है। तो कम जो दर्द ग्राही यानी कि दर्द को ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कैसे फेफड़ों पर क्या कोई भी प्रभाव दर्द का नहीं आ सकता है, जिसमें क्या रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। इसमें एक अंग कह लीजिए या फिर एक तंत्र कह लीजिए पाया जाता है, जो होता है रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, ये बहुत ही कम जो हमारे दर्दग्राही अंग है इसमें बहुत कम होते हैं और हमारे फेफड़ों तक दर्द इतना नहीं आता है, यानी कि कम होता है। ठीक, दर्द फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों, यदि हम कभी जब एक साइड श्वास लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स जो कह लीजिए तंत्र होता है, ये क्या करता है, घायल किसी भी मांसपेशी, आपकी कोई भी मांसपेशी यदि घायल है तो हाँ, तो दर्द आपको हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने समझा कि आखिर दर्द क्यों होता है हमारे फेफड़ों में या फिर फेफड़ों के अंदर इतना कम दर्द। यदि हमारी कोई मांसपेशी है, यदि वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दर्द हमारे फेफड़ों में हो सकता है, वरना हमारे फेफड़ों में क्या दर्द अंगग्राही जो अंग है वो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर होते ही नहीं है, नहीं कम पाए जाते हैं। अब आप जानिए कि इसका परीक्षण कैसे होता है। जो दर्द होता है आखिर इसका परीक्षण कैसे होता है। परीक्षण क्या होता है, इसमें स्पायरोमीटर के माध्यम से क्या होता है, एक्सपायरोमीटर के माध्यम से क्या होता है, हमारे जो श्वास है उसको क्या करते हैं, वो उससे जांचा जाता है। जब हम अपने फेफड़ों की जांच करवाने जाएंगे तो क्या होगा, जब वहां पे जो डॉक्टर होगा, जो चिकित्सक होगा, वो जांच करेगा तो क्या कहेगा आप पे, या फिर आपको कुछ देर के लिए कहेगा कि आप अपनी सांस को जो है तेजी से भीतर की ओर ले जाएं और तेजी से बाहर की ओर छोड़े, या फिर धीरे से आप श्वास को बॉडी के अंदर ले जाएं और धीरे से ही आप श्वास को बाहर की ओर निकालें। यही प्रक्रिया आपसे ये करवाएगा। और क्या होगा, इसको जो करवाएगा, जिसका परीक्षण करते हैं हमारे फेफड़ों के का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। और हमें यदि हम कहें कि परीक्षण में यानी कि इसकी परीक्षण करने में कितना वक्त लगेगा, तो लगभग इसमें लग जाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट में आपका ये परीक्षण जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप में पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे जो है फेफड़ों का परीक्षण किया जाता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रोग आखिर कौन कौन से होते हैं। रोग, हमारे फेफड़े के रोग कौन कौन से होते हैं, तो वह होता है तपेदिक। एक हो जाएगा तपेदिक, दूसरा हो जाएगा हमारा निमोनिया, दूसरा हो जाएगा हमारा निमोनिया। तीसरा हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। फेफड़े में कैंसर हो जाता है ना, फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। आंतरिक बीमारी जो फेफड़ों के अंतर्गत आती हैं, आंतरिक बीमारी। और अगली हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी
या फिर देख ही लीजिए हमारे में उसमें फेफड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। क्या होता है, सूजन आ जाती है, फाइब्रोसिस। जो हमारी लास्ट बीमारी है उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। ऐसी और भी कोई यदि यदि उसमें एक दो रह गई होंगी और भी बीमारी, मतलब क्या है, हमारे फेफड़ों के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे क्या तपेदिक, निमोनिया, फेफड़ों में कैंसर आदि। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि क्या होता है, ये जो मतलब धूम्रपान करते हैं उनमें उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है फेफड़ों के कैंसर की। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी जांच किस प्रकार से हम करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि फेफड़ों की जांच। फेफड़ों की जांच, फेफड़ों की जांच। एक हमारे डॉक्टर है या फिर चिकित्सक कह लीजिए, वो क्या है, भगवान के मुताबिक यह कहता है भगवान, ये जो हमारे एक चिकित्सक हैं जिनको क्या, जो भगवान के नाम से जाने जाते हैं, क्या करते हैं, इनके अनुसार हमारे फेफड़ों की जांच किस प्रकार से होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। क्या होता है, एक्सरे। ये कहते हैं कि एक्सरे स्कैन या फिर कह लीजिए ब्रोंकोस्कोपी या फिर आप कह लीजिए कि फेफड़े की बायोप्सी। क्या कर लीजिए, फेफड़ों की क्या बायोप्सी। और आगे क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा अगला है उसकी जांच, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोमनो। देखिए यहाँ पे पॉलीसोमनोग्राफी। और जो जांच होती है अगली हमारी, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी। इसके अंतर्गत इतनी जांचें हमारी आती हैं, किसके अंतर्गत, फेफड़े की। जो फेफड़ों की जांच होती है वो जो भगवान चिकित्सक हैं इनके अनुसार क्या है, एक्सरे, स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी, फेफड़े की बायोप्सी और हमारा होता है पॉलीसोमनोग्राफी आदि। मतलब इतनी इसकी क्या है, जांच होती है, हमारी फेफड़ों के अंतर्गत आती है। अब हमें ठीक होना मतलब फेफड़े किस प्रकार से हमारे सुरक्षित रह सकते हैं, किस प्रकार से हम ठीक हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फेफड़े, इसकी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। आप कहेंगे खुद कर सकते हैं, खुद कैसे कर सकते हैं, जी हाँ, खुद कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें सुरक्षित जगह पे रहना चाहिए, ज्यादा जहाँ पे गंदगी वाला वातावरण हो वहाँ उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और ज्यादातर इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमें सिगरेट व ऐसे हानिकारक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे फेफड़ों पे किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक यानी हानि पहुंच सके। इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़े हैं उससे सुरक्षित रहेंगे। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें जब अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखना है तो हमें रोजाना व्यायाम व ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें कि कोई भी हानिकारक पदार्थ ना हो, जिससे कि हमारी बॉडी पे बुरा असर हो सके। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और हमें
अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, हम अच्छे से रह सकें और हम पर या हमारी बॉडी पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। ठीक है, अब हम आपसे कह सकते हैं कि जितनी भी हमने आज की क्लास आपको फेफड़ों यानी फुफ्फुस, सिरा या लंग्स के बारे में बताई है, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से कवर आ गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी आगे ये शेयर करें। तब तक के लिए जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।